हाँ तो भाई, कैसे आप सभी? चलिए, अच्छे हैं। चलो, तो देखो भाई, जैसा कि आपको पता है, कल जो हमने बात की थी वो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बारे में और केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, रसायन परासरणी सिद्धांत। ठीक है भाई। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो अपने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अब जो हम पढ़ेंगे वो मैं पहले आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद आप कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और उसको क्लियर समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जो हम पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ेंगे श्वसन एक एम्फीबॉलिक पथ है। बात को जरा ध्यान सुनो। एम्फीबॉलिक वो ये कहता है कि जो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है, किसकी प्रक्रिया? रेस्पायरेशन की। वो एक एम्फीबॉलिक पाथवे होती है। बात को जरा ध्यान समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना। वो ये कहते हैं कि भाई जो रेस्पायरेशन हो रहा है ना, अर्थात रेस्पिरेशन की जो क्रिया हमारी बॉडी में होती है वो एक प्रकार की एम्फीबॉलिक रिएक्शन या एम्फीबॉलिक पाथवे होता है। अच्छा, एम्फीबॉलिक को बोलते हैं ओवेचय। ओवेचय का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म यानी कि अपचय और उपचय दोनों एक साथ चलें, हम उससे क्या बोलते हैं? एम्फीबॉलिक या ओवेचय रिएक्शंस बोलते हैं। बात समझ में आई? तो हमें ये प्रूफ करना है कि आखिर किस प्रकार रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों रिएक्शन एक साथ होंगी, ये हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं। जैसे मैं बात करूं कैटाबॉलिज्म की, है ना। कैटाबॉलिज्म को हम बोलते हैं अपचय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अपचय। तो कैटा का मतलब होता है जैसे कट करना, है ना। तो सिंपल सी बात है, यदि हम किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हुए जाएं, उसको विखंडित या अपघटित करते जाएं, तो हम उस रिएक्शन को कैटाबॉलिज्म बोल के चलते हैं। ठीक है। जस्ट अपोजिट, यदि मैं एनाबॉलिज्म की बात करूं तो एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज का सिंथेसिस करना, यानी कि संश्लेषण करना। क्या करना? संश्लेषण। तो किसी भी चीज का यदि आप संश्लेषण कर रहे हैं तो आप उससे एनाबॉलिज्म रिएक्शन बोल रहे हैं, और किसी भी चीज का यदि आप कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं या उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो आप उसे क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। क्लियर है बात? ठीक है। नहीं आई बात समझ में? अरे पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि रेस्पिरेशन एक एम्फीबॉलिक पाथवे है, एक ओवेचय रास्ता है। तो हमें सिद्ध करके बताना है ना क्यों है एम्फीबॉलिक। तो सबसे पहले तो हमें एम्फीबॉलिक के बारे में पता होना चाहिए कि भाई एम्फीबॉलिक क्या चीज होती है। तो एम्फीबॉलिक का मतलब होता है एक ऐसी रिएक्शन जहां पर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों एक साथ चलें, हम उसे एम्फीबॉलिक बोलते हैं। ठीक है। तो हमारा जो रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेशन ऐसा होता है जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों रिएक्शन एक साथ चलती है। ठीक है। तो हम इसको सिद्ध करके देखते हैं
और एक उसका आरेख बनाते हैं जिससे हम उसे बिल्कुल सिद्ध करेंगे। ठीक है, देखिए भाई, ध्यान पूर्वक आप समझते हो। चलो, हमारे पास है ग्लूकोज। क्या है भाई? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज आप सभी को पता है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में टूटता है ना। यहां से ये बनाता है डायरेक्ट पाइरुवेट अम्ल, जिसको हम पाइरुवेट भी बोल सकते हैं, एक ही नाम है ना। ये जो पाइरुवेट अम्ल है ये बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए चलाता है क्रेब्स चक्र। क्या चलाता है भैया? क्रेब्स चक्र। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये जो क्रेब्स चक्र है, जहां पर NADH2 और FADH2 बनते हैं, वो ETS में जाकर क्या बनाते हैं? ATP बनाते हैं। दिख रहा है यहां तक, है ना? चलो, समझ में आई मेरी बात? में आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान पूर्वक आप एक बार इसको देखिए। मतलब आप जब PDF देखेंगे, बुक देखेंगे, तो आपको एक आरेख वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो आप आरेख को यहां से बनाना, क्योंकि मैं इस आरेख को अब थोड़ा और डिफरेंट तरीके से बनाऊंगा जो तुम्हारी PDF से थोड़ा सा अलग है। मतलब इसमें मैंने कुछ मॉडिफाई कर दिया है उसको समझाने के लिए केवल। ठीक है भाई, समझ रहे? तो आप यहां से डायग्राम को बनाना, टाइम दूंगा मैं आपको 2 मिनट का इसको बनाने के लिए। अभी आपको नहीं बनाना, केवल समझना है। ध्यान से समझिए, हमारे सिलेबस में RVSE में हेडिंग है एक, श्वसन एक उभयचय क्रिया है, ये हेडिंग है। तो वहां डायरेक्ट लिखा हुआ है कि श्वसन में अपचय उपचय दोनों क्रियाएं एक साथ चलती हैं, इसलिए हम श्वसन को एम्फीबॉलिक पथ बोलते हैं। बिल्कुल, यदि आपसे क्वेश्चन आए 1 नंबर का कि श्वसन एक अवचय उभयचय क्रिया है कैसे, तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है श्वसन में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों एक साथ होती हैं, इसलिए इसे हम एम्फीबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। बस इतना लिखना है 1 नंबर का। लेकिन ये जो आरेख है, हम इसको याद भी कर लेंगे, लेकिन भाई हमें याद नहीं करना, हमें इसका कंसेप्ट क्लियर करना है, इसको समझना है कि आखिर देखो, आपको कैसे पता, उस आरेख से कैसे पता चल जाएगा कि इसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या है। ठीक है, तो आपको ध्यान से उस चीज को समझना होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल कंसंट्रेट करना। आज हम जल्दी में नहीं है, क्योंकि आज हमारे चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल टॉपिक है ना। मैं आपको काम की बात बताऊंगा और बेकाम की बातों को आप खुद भी देख लेंगे। चलिए, तो ये सिस्टम समझ में आया। पहले हम आरेख बना रहे हैं कि श्वसन एक एम्फीबॉलिक है, उसे आरेख द्वारा समझाइए या उसका आरेख बनाइए। तो ये आरेख चल रहा है भैया, ग्लूकोज था, क्योंकि हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है, उस रेस्पिरेशन की क्रिया में जो मुख्य क्रियाधार होता है, मुख्य श्वसन क्रियाधार होता है, वो ग्लूकोज होता है। और ये जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलाइसिस चक्र के माध्यम से, किसके माध्यम से? ग्लाइकोलाइसिस चक्र के माध्यम से 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदलता है। पहले हम जानते हैं, जब इसका पूरा फॉस्फोरिलीकरण हो जाता है, उसके बाद ये पाइरूवेट में, पाइरूवेटम एसिटाइल कोएंजाइम में, और ये जाता है क्रेब्स चक्र में, जहां NADH2 FADH2 बनते हैं, CO2 रिलीज होती है, और ये ETS में जाकर क्या बनाते हैं? ATP बनाते हैं।
तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन हुई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब हम कई बार व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई जब भी हम व्रत रहते हैं तो हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं ले रहे। समझ में आ रही बात? भाई जब हम कोई खाना नहीं खा रहे ना तो हम एक फ्रेश ग्लूकोज नहीं ले रहे ना। तो आप मुझे एक बात बताइए, उस समय जब आप भोजन नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी से ग्लूकोज खत्म होगा कि नहीं होगा? ग्लूकोज खत्म होगा ना। लेकिन बोलेंगे सर ग्लाइकोजन भी तो है। भाई बिल्कुल है। जो हमारा लिवर होता है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर कर लेता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ समय तक उस ग्लाइकोजन का भी प्रयोग कर लेते हैं रेस्पिरेशन में, क्योंकि हमें तो ऊर्जा चाहिए। रेस्पिरेशन का मतलब नहीं है भाई हमें ऊर्जा चाहिए, और यदि आप ऊर्जा बनाएंगे ना तो आपका रेस्पिरेशन भी चलेगा, क्योंकि CO2 बनेगी, ठीक है। हाँ, तो देखिए सिंपली आप समझो, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन डायरेक्ट में आप बात बताऊं आपको कि ATP बनना हमारी बॉडी के लिए हर समय आवश्यक है कि नहीं? तो हमने ये पढ़ा था कि भाई जो रेस्पिरेशन होता है या मुख्य रूप से जो ATP होती है वो ग्लूकोज से बनती है, ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये मुख्य क्रियाधार है रेस्पिरेशन का। लेकिन यदि क्या होगा, यदि आपको ग्लूकोज नहीं मिले तो क्या रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा? नहीं होगा ना। समझ रहे? तो पता है फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर ग्लाइकोजन है उसका भी हम प्रयोग कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो भाई उसके बाद जो आपकी बॉडी में फैट जमा हुआ है ना, फैट बसा जो जमी हुई है, चर्बी, ठीक है, तो उस बसा का हम प्रयोग करते हैं अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। कौन सी कंडीशन में? जब आपको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। तो आप याद रखो इसको। तो जो हमारा वसीय अम्ल है, कौन सा अम्ल भैया? सॉरी, हाँ, वसा, लिपिड में इसको बोल सकता हूं, है ना। वसा जो होती है इसको, ये हमारा दूसरा क्रियाधार है, श्वसन क्रियाधार, जो कि रेस्पिरेशन में काम आता है। तो ये जो वसा का मॉलिक्यूल है वो दो भागों में टूटता है, एक है वसीय अम्ल और एक है ग्लिसरॉल, ठीक है। बात समझ में आ रही है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं इसको यहां क्यों लिख रहा हूं? ये क्या लिखा है मैंने बसा? भाई एक बात सुनो, हम कोशिश कर रहे हैं, श्वसन एक एंटीबॉलिक पथ है, और एक और हेडिंग में आपको अब यहां बताऊंगा, वो है श्वसन एवं श्वसन क्रियाधारों में अंतर संबंध। हेडिंग को समझो, श्वसन क्रियाधारों में अंतर संबंध, अर्थात हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन में जो क्रियाधार भाग ले सकते हैं, क्रियाधार, मोस्टली इसका अध्ययन जंतुओं पे किया गया था, लेकिन हम अपनी भी बात कर लेते हैं, हमारे अंदर भी हो जाता है। तो श्वसन की क्रिया में जितने क्रियाधार भाग लेते हैं उनके बीच क्या इंटर रिलेशंस होता है, वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में 3 कारक होते हैं, 3 क्रियाधार होते हैं जो रेस्पिरेशन में भाग ले सकते हैं। और वो 3 क्रियाधार कौन से? मोस्टली ग्लूकोज, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीनों ही कंपोनेंट हम आवश्यकता पड़ने पर रेस्पिरेशन की क्रिया में भाग लेते हैं। ये शब्द आपको अपने माइंड में फिक्स रखने हैं। अभी तक आप पढ़ते आए कि भाई ग्लूकोज ही रेस्पिरेशन चलाता है, लेकिन मैं आपसे अब ये कह रहा हूं कि आवश्यकता पड़ने पर तीनों जो कंपोनेंट हैं वो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम को
या ऊर्जा वाले सिस्टम को चला सकते हैं। ठीक है, अब तीनों में क्या इंटर रिलेशन होता है आखिर, देखो ध्यान समझो। ये ग्लूकोज का तो हमने पूरा देख लिया कि ये किस प्रकार रेस्पिरेशन कर रहा है या किस प्रकार ऊर्जा बना रहा है, लेकिन वसा का और प्रोटीन का तो नहीं देखा ना। तो इनका क्या संबंध है इससे, कैसे ये इसको सिस्टम को चलाएंगे, वही चीज हमें समझ के चलने, जो कि बहुत नॉर्मल है। ठीक है, अब देखो ये मैंने दूसरा क्रियाधार लिखा वसा। ठीक है, वसा जो है वो टूटता है बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, टूट गया। यहां ग्लूकोज भी टूटता हुआ पायरुविक अम्ल में टूटा, है ना। पायरुविक अम्ल जो कि 3 कार्बन का था वो एसिटाइल कोएंजाइम ए, मतलब चलो मैं इसको बाद बताऊंगा ना, अभी आप समझो। ये जो ग्लिसरॉल है, बात को समझो, बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन भी नहीं है, ग्लूकोज भी नहीं है, तो रेस्पिरेशन पता है कैसे होगा, बसा होगा, हम उसका प्रयोग करेंगे, उसे पहले ब्रेक डाउन करेंगे बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। अब ये जो ग्लिसरॉल है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ग्लिसरैल्डिहाइड, समझ लो मेरी बात को, ये ग्लिसरैल्डिहाइड है ना। तो आपको यही कह के चलना है कि जो ग्लिसरॉल होता है वो ग्लिसरैल्डिहाइड के साथ मिलकर हमारे इस सिस्टम में प्रवेश करता है। ध्यान समझो, वसा था, ये टूटा, तो जो ग्लिसरॉल है ना वो डायरेक्ट बना लेता है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, जबकि हमने ग्लूकोज का यहां से फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनाया था, लेकिन ग्लिसरॉल डायरेक्ट फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना लेता है। और यदि ग्लिसरॉल इसमें बदल जाए तो उसके आगे ये पूरी क्रिया होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो देखो वसा का ग्लिसरॉल काम आ गया रेस्पिरेशन में, चला दिया ना इसने क्रेब चक्र वगैरह, समझ में आ गई बात। तो इसने भी श्वसन कर दिया आवश्यकता पड़ने पर, लेकिन ठीक है, जो वसीय अम्ल है वो डायरेक्ट बदल जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। देखो यदि बसीय अम्ल को रेस्पिरेशन चलाना है ना, तो वो बसीय अम्ल डायरेक्ट किस में बदलेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में डायरेक्ट बदलेगा, और यहां से फिर ये क्रेब चक्र चलाकर अपना सिस्टम पूरा करेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ग्लिसरॉल था वो किसमें, ग्लिसरैल्डिहाइड में। अब देखो जैसे नाम, इसका नाम फैटी एसिड है ना, फैटी एसिड, तो ये एसिटाइल मतलब एसिड एसिटाइल एक जैसे नाम है, तो हम कह देंगे बसीय अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम से जुड़ता है और ग्लिसरॉल ग्लिसरैल्डिहाइड से। ठीक है, तो देखो वसा के माध्यम से हमने चला दिया ना रेस्पिरेशन, यानी कि क्रेब चक्र वगैरह। ठीक है, यदि अब वसा की भी आपकी बॉडी में कमी हो जाए तो भाई ये तो बहुत ही डेंजरस बात है। यदि आप आमरण अनशन पर हैं कि नहीं हम मर जाएंगे लेकिन भोजन नहीं करेंगे, आपने देखा होगा कई बार अनशन पर जब बैठे होते हैं, मोस्टली अन्ना हजारे जी, है ना, तो जब अनशन पर हम बैठे हुए होते हैं ना, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, पहले ग्लूकोज खत्म और उसके बाद वसा भी खत्म। अब रेस्पिरेशन कैसे हो, तो तब लास्ट में हमारी बॉडी की जो प्रोटीन होती है वो श्वसन क्रियाधार बन जाती है। ठीक है, तो हमारे जो तीसरी है वो कौन है भैया, प्रोटीन। कौन है, प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है वो कैसे चलाएगा, ये प्रोटीन डायरेक्ट चेंज होता है पहले अमीनो एसिड में। भाई पहले ब्रेक डाउन हुआ, अमीनो में बदले। अरे आप जानते हैं ना अमीनो एसिड की चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है प्रोटीन, जिसमें बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़कर एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है, तो यदि आप प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे तो वो अमीनो एसिड में चेंज होगा ना, क्योंकि ये यूनिट है अमीनो एसिड प्रोटीन की। ठीक है, तो ब्रेक डाउन चल रहा है। ये जो अमीनो अम्ल है
यदि हम इसके अमीनो समूह को हटा दें, NH2 को हटा दें, तो ये क्या करता है, कहीं से भी इसमें प्रवेश कर सकता है। देखो ये डायरेक्ट पायरुविक अम्ल से जुड़ सकता है, जुड़ने का मतलब नहीं है, ये अमीनो अम्ल डायरेक्ट बना सकता है पायरुविक अम्ल, ठीक है। ये डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बना सकता है, ठीक है, और ये डायरेक्ट क्रेब्स चक्र में भी प्रवेश कर सकता है। बात को ध्यान से मेरे को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जो प्रोटीन तीसरा क्रियाधार होता है, और यदि किसी भी शरीर को इस क्रियाधार की आवश्यकता पड़ गई तो उसके मरने जैसी कंडीशन हो जाती है, अर्थात मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। अर्थात जब किसी की बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता पड़ जाए ना श्वसन क्रिया के लिए, तो समझ लेना वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन पे है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेल्स होती हैं, शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, वो अपने आप को नष्ट करना प्रारंभ कर देती हैं इस कंडीशन में, ठीक है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो प्रोटीन से ही तो बनी हुई है, समझ रहे हैं। तो जब आप प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर रहे हैं ना, उसको तोड़ रहे हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, तो समझ लेना बहुत ही नाजुक स्थिति है। तो कुछ पहले जब भुखमरी वगैरह होती थी, भुखमरी, तो उस समय उन व्यक्तियों में जो रेस्पिरेशन चलता था कुछ दिनों या कुछ समय के लिए, वो इसी क्रियाधार से चलता था, वहां इनका कोई काम नहीं था दोनों का। तो प्रोटीन वहां पर रेस्पिरेशन सिस्टम को चलाता था, तो उनकी फिर मृत्यु हो जाती थी कुछ दिनों बाद, ठीक है। समझ में आ गई अब आपको बात, है ना। तो ये जो अमीनो एसिड है वो कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं, चाहे पायरुविक अम्ल में, चाहे एसिटाइल कोएंजाइम में, चाहे डायरेक्ट क्रेब्स चक्र में, और जाकर ये क्या करेंगे, फिर वही सिस्टम चलेगा। वो तो मैंने आरेख वहीं तक बना रखा है, ये जो मैंने एरो शो कर रहे हैं ना, कोई भी चीज वहीं से स्टार्ट करेगी रेस्पिरेशन को, ठीक है। तो ये अंतर संबंध होता है तीनों क्रियाधारों में। आप हर चीज को समझ जाएंगे, बिल्कुल क्लियरली आप समझ जाएंगे। अब ये जो आपको आरेख दिखाई दे रहा है ना, ये एक ऐसा आरेख है जिसमें श्वसन के तीनों क्रियाधार ग्लूकोज, वसा और प्रोटीन, इनके बीच आपको इंटर रिलेशन दिखाई दे रहा है। बताओ दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, अंतर संबंध, ठीक है। अब देखो, जब आप पीडीएफ में हेडिंग पढ़ेंगे श्वसन क्रिया और श्वसन धार, जिसको मैं श्वसन क्रियाधार भी बोल सकता हूं मैं, अंतर संबंध, तब आप वहां पे पढ़ेंगे। देखो ध्यान से कि जो ग्लूकोज है वो तो डायरेक्ट ये क्रेब्स चक्र चलाकर एटीपी बनाई देता है। फिर आपको वहां मिलेगा कि जो वसा के अणु हैं वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटते हैं, ग्लिसरॉल फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, और वसीय अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाकर क्रेब्स चक्र या रेस्पिरेशन करते हैं। बिल्कुल आपको डिटो मिल जाएगा, ये लिखा हुआ तो आपको दिखाई भी दे रहा है बिल्कुल आरेख के माध्यम से। इसी प्रकार जब आप प्रोटीन वाले पॉइंट पे जाएंगे तो वहां मिलेगा ये अमीनो एसिड में चेंज होता है, और ये अमीनो एसिड या तो पायरुविक अम्ल या एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाकर क्रेब्स चक्र चलाते हैं और रेस्पिरेशन को कंप्लीट करते हैं। तो ये जो कुछ थ्योरी है वो आपको एक अलग से टॉपिक में मिलेगी जिसका नाम है श्वसन क्रिया एवं श्वसन धार में अंतर संबंध। तो जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको इसी आरेख की जो थ्योरी है वो मिलेगी कि आपके पास तीन क्रियाधार, ये किस प्रकार किस में चेंज होकर और किस से जुड़कर रेस्पिरेशन करते हैं, यही चीज आपको बता के चलनी है। और याद करना बहुत नॉर्मल है। कैसे? ये तो हम सभी को पता ही है। अब हमें पता है ना वसा ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में टूटता है, तो बस इसी के नाम जैसा ग्लिसरॉल तो यार ग्लिसरॉल्डिहाइड, समझिए। फैटी एसिड तो मतलब एसिटाइल, एक जैसी तो है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अमीनो अम्ल है उसको तो हमें पता ही है वे कहीं भी जुड़ सकता है। तो आप पायरुविक अम्ल से जोड़ दो, चाहे एसिटाइल से जोड़ दो, चाहे क्रेब्स चक्र से जोड़ दो। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो ये आरेख आपको समझ में आ गया है ना। अब यहां हम ये समझ लेते हैं
कि आखिर इसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म रिएक्शन कैसे हो रही है, यही तो हमें समझना था। तो अब सुनो, ये जो मैंने अभी आपको बताया है ना, वो ये बताया है कि श्वसन क्रिया एवं श्वसन धार में क्या अंतर संबंध होता है। ठीक है, थ्योरी पढ़ना, आरेख देखना, हर चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब देखो ये क्यों है एम्फीबॉलिक पाथवे। देखो, क्या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता हुआ चल रहा है? 6 कार्बन का था, 3 कार्बन का बदला, 3 कार्बन का पायरुवेक अम्ल है ना, टूट तो रहा है। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का टूट तो रहा है, समझ में आ गई बात। और यहां पूरे ही कार्बन रिलीज हो रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या ग्लूकोज यहां ब्रेकडाउन होता चल रहा है? चल रहा है ना, तो आप इसको कैटाबॉलिज्म नहीं बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म ही तो है, क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो रहा है ना। प्रोटीन देखो, अमीनो एसिड में बदला, अमीनो एसिड से ये बदला, तो बताओ ये ब्रेक डाउन हो रहा है नहीं हो रहा? तो ये भी कैटाबॉलिज्म हो रहा है। वसा टूटा वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में, तो क्या है भैया? कैटाबॉलिज्म है। क्या है? कैटाबॉलिज्म। नहीं, चलो मैं यहां लिख देता हूं, ये है कैटाबॉलिज्म। ये भी पूरा क्या है भैया? कैटाबॉलिज्म। ये भी क्या है? कैटाबॉलिज्म। लेकिन एनाबॉलिज्म कैसे हुआ इसमें? तो अब आप उस बात को भी समझो। देखो, एक बात मुझे आप बताओ, अभी आप इनको ब्रेक डाउन करते हुए चल रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन क्या आपको इन पदार्थों की आवश्यकता नहीं है क्या? है ना। और हम ये भी जानते हैं ना कि हमारी बॉडी में वसा और प्रोटीन दोनों भी बनते हैं। बनते हैं ना दोनों? नहीं आ रही मेरी बात समझ में? अरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है संश्लेषण होना। क्या होना? संश्लेषण होना। तो हम मोस्टली ये बात सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर मतलब कि प्रोटीन और वसा जो है उनका हमें क्या करना है? संश्लेषण करना है। क्या करना है? संश्लेषण से करना है। ठीक है, तो देखो, प्रोटीन का होना बहुत आवश्यक है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं आपको बता दूं क्या होता है कि कुछ ग्लूकोज के अणु, हर ग्लूकोज का अणु रेस्पिरेशन में भाग नहीं लेता। ये आप अपने दिमाग में बात याद रखना। कुछ ग्लूकोज के अणु जो होते हैं ना, वो पायरुविक अम्ल में बदलकर, किसमें? पायरुविक अम्ल में बदलकर ये आवश्यकता पड़ने पर बदल जाते हैं अमीनो एसिड में। किसमें बदल जाते हैं भैया? अमीनो एसिड में। और अमीनो एसिड बना देता है क्या? प्रोटीन। तो आप बताइए, क्या यहां पर श्वसन में जो पायरुविक अम्ल भाग ले रहा है, वो पायरुविक अम्ल आवश्यकता पड़ने पर किस में बदल रहा है? अमीनो अम्लों में। तो अर्थात अमीनो अम्लों का निर्माण कर रहा है कौन? पायरुविक अम्ल। और ये अमीनो अम्ल क्या बना रहे हैं? प्रोटीन। तो आप बताइए, इस रेस्पिरेशन में, इस श्वसन क्रिया में एनाबॉलिज्म रिएक्शन भी हो रही है या नहीं हो रही? क्योंकि पायरुविक अम्ल प्रोटीन बना रहा है, और पायरुविक अम्ल कहां होता है? रेस्पिरेशन में। ठीक है, उसी प्रकार ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है और 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है, ये भी क्या बना लेते हैं भैया? बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बना देते हैं, जिनसे दोबारा क्या बनता है? वसा। ठीक है, तो देखिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड आवश्यकता पड़ने पर क्या बना रहे हैं? वसा। और जो पायरुविक अम्ल है वो भी आवश्यकता पड़ने पर क्या बना रहा है? अमीनो एसिड। क्या बना रहा है भैया? अमीनो एसिड। ठीक है,
तो आप देखिए अब इस आरेख में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है, तो इसीलिए तो हम अपने श्वसन क्रिया को एक एम्फीबॉलिक पाथवे बोल के चलते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, समझ में आया आपको कि आखिर क्यों रेस्पिरेशन एक ओवेच या एम्फीबॉलिक पाथवे। ठीक है, तो ये था भाई उसका सिस्टम। तो एक बार इस आरेख को बहुत अच्छा सा सुंदर सा बना लीजिए। ठीक है, ठीक है भाई, है ना। तो समझ में आ गया आपको ये दो टॉपिक, श्वसन में श्वसन धारों का अंतर संबंध और श्वसन एक एम्फीबॉलिक पाथवे है क्यों। देखो, श्वसन एक एम्फीबॉलिक पाथवे, उसकी आप परिभाषा 1 मिनट में लिख देंगे क्योंकि इसमें अपचय उपचय दोनों चलती है, इसलिए एम्फीबॉलिक बोलते हैं। लेकिन हमें ये आरेख कभी समझ में नहीं आएगा कि ये आरेख किसका है। तो अब आप जब अपनी किताब में आरेख देखेंगे या पीडीएफ में आरेख देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ना वो आरेख किसको लेके है। ये जो आरेख है वो अंतर संबंधों का है, तीनों क्रियाधारों का। ठीक है, जो कि श्वसन में भाग ले रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं आपको बता दूं। तो इसको करने के बाद अब एक बात आती है, मैं आपको डायरेक्ट ही बताता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, है ना, क्योंकि मोस्ट जो बातें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो है वो है, ध्यान से आप समझना, शर्करा विघटन के अन्य पथ। ध्यान से आप समझो मेरी बात को, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें ये समझ के चलना है। वो ये कहता है कि ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण हुआ है वो अभी जो हमने किया था वो तो नॉर्मल रूप से था, लेकिन कुछ जीवों में उस शर्करा का ऑक्सीकरण या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के लिए एक अन्य वैकल्पिक पथ होता है, और उसी पथ को, और वो दो पथ होते हैं, एक होता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट या पेंटोफॉस्फेट। ठीक है, और एक होता है एंटनर ड्यूडेनेरोफ। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी ज्यादा नहीं समझ के चलना है, मैं आपको बता दूं। आप इतना याद रखो कि कुछ सजीवों में ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है, ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है वो अन्य रास्तों से या अन्य पथों के द्वारा भी हो सकता है। तो इसलिए हमारी हेडिंग है शर्करा विघटन के अन्य पथ। तो दो पथ हैं, एक तो है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट जिसको हम HMP संट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ट्रिपल पी। क्या बोलते हैं? ट्रिपल पी। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए, तो ये जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट और पेंटोज फॉस्फेट हैं ये क्या करते हैं भाई? ठीक है, तो इनमें हमें अपने HMP को थोड़ा सा समझना है, बस एक आरेख बनाना है। ठीक है भाई, तो ध्यान से आप मेरी बात को समझो। आप इसकी हिस्ट्री पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, नॉर्मली है, आपको छोटा सा समझना। लेकिन अच्छा, पहली बात तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है। तो यहां क्या होता है कि जो HMP संट है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट, या जिसको हम पेंटोज फॉस्फेट पथ कहते हैं, उसमें क्या होता है कि यहां ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है वो 5 कार्बन के एक यौगिक से होता है, इसलिए इसको हम
पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहते हैं। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या है? ऐसा पाथवे जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण 5 कार्बन युक्त यौगिक से हो, हम उसे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहते हैं। याद रह जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है, देखो बहुत सिंपल है, आप समझते हुए चलना। ये है ग्लूकोज, ठीक है। तो सबसे पहले होता है ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण। तो ग्लूकोज का यदि फॉस्फोरिलीकरण होगा तो वो बदलेगा ग्लूकोज फॉस्फेट में। किस में बदलेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसका जब ऑक्सीकरण होता है तो ये बदल जाता है 6 फॉस्फो ग्लूकोनिक अम्ल में। किस में बदल जाता है? 6 फॉस्फो, ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहां जो एंजाइम होगा वो होगा डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम होगा? डिहाइड्रोजिनेज। और जो हमारे NAD हैं वो किस में बदल जाएंगे? NaCH2 में, ठीक है। अभी जो 6 फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल है, इसका होगा ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण, मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा और डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। तो जिससे ये बदल जाएगा राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। यदि इसका डीकार्बोक्सिलीकरण हो रहा है तो आप जानते हैं CO2 रिलीज होगी, एंजाइम वही होगा क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और NAD किस में बदलेंगी? NaDH2, ठीक है। तो ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट बन जाता है ना, ये आपको पता है ना 5 कार्बन का है। कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। तो ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, ये आगे चलकर कुछ ऐसे समावयवी अणु बनाता है जो उस पूरे ग्लूकोज का क्या करते हैं? ऑक्सीकरण कर देते हैं, ठीक है। तो इस पथ को हम क्या बोलेंगे भैया? क्या बोलेंगे? हेक्सोज मोनोफॉस्फेट। क्या बोलेंगे? हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। तो मैं आपको एक जनरली बात बता दूं, मैं यहां पे थोड़ा फास्ट चल रहा हूं तो आप ऐसे मत समझना, क्योंकि आज मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट भी करना है, क्योंकि कल मैं इसको स्टार्ट नहीं कर सकता यार, क्योंकि छोटा सा रह गया है और हमें इसको समझना भी इतना आवश्यक नहीं है। मतलब हम इस आरेख से इस पूरी थ्योरी को समझ सकते हैं, हम जानते हैं। तो आप एक थोड़ा सा कष्ट और करना, क्या कि जो PDF है ना, उस PDF में ये टॉपिक रह गया है, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को थोड़ा सा इस प्रकार करना, शर्करा बेक्टन के अन्य पद आप हेडिंग लगाएंगे अपने नोट्सों में, एक अलग से एक्स्ट्रा पन्ना में, पेज में। तो वहां पहले आप वैज्ञानिकों के नाम लिखेंगे, डिक्सन वगैरह और वो है ना। तो उसके बाद आप पहली हेडिंग लगाकर उसमें डायरेक्ट हेडिंग दी हुई है भाई, कि पहले देखो 3 हेडिंग दी हुई है, उसमें मैं आपको बता दूं ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण। तो सेम थ्योरी आपको मिलेगी कि ग्लूकोज फॉस्फोरिलीकृत होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है, इतना मिलेगा, बिल्कुल आप आरेख से समझ सकते हैं। दूसरी हेडिंग मिलेगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीकरण। तो आप बोलेंगे कि फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल में बदल जाता है। फिर इसका समीकरण आपको लिखा वो मिलेगा थ्योरी में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप तीसरी हेडिंग पढ़ेंगे फॉस्फोग्लूकोनिक का ऑक्सीकारी डीकार्बोक्सिलीकरण। तो उसमें आप बोल देंगे इसका जब ऑक्सीकरण होता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जिसको हम कह सकते हैं फॉस्फोग्लूकोनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, वो राइबोलोज 5 फॉस्फेट में बदल जाता है। फिर एक पॉइंट और लिख देना
कि राइबोलोज 5 फॉस्फेट से अनेक समावयवी अणु बनते हैं जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर देते हैं। ठीक है, और एंटनर है उसमें आप इतना लिख देना कि ये इसकी खोज या इसका अध्ययन स्यूडोमोनास नाम के जीवाणु में किया गया। बाकी कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको आरेख बना दिया। आप तुरंत इस आरेख का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी से आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रभावित करने वाले कारक। अब ध्यान से आप मेरी बात को समझना, मैं आपसे कहता हुआ आया हूं कि प्रभावित करने वाले कारक है ना, वो उनमें से मैं आपको केवल एक बताऊंगा, वो है टेम्परेचर। देखो, इसको बाह्य कारक और आंतरिक कारक प्रभावित करते हैं, आप केवल नाम याद रखना। और बाह्य कारक में जो आपको क्वेश्चन आएगा ना, वो एक ही आएगा, अन्यथा और कोई नहीं आ सकता। वो कौन सा आएगा? वो आएगा तापमान का। किसका आएगा? तापमान का। क्यों आएगा तापमान का? इसको ध्यान समझो। इसका जो टेम्परेचर मतलब देखो, स्वस्थ प्लांटों में जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है वो 5 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य संपन्न होती है। एक तो हमें टेम्परेचर की रेंज याद रखनी है, कितनी होती है? 5 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य रेस्पिरेशन बहुत बेस्ट होता है। तो एक वैज्ञानिक थे वॉन हाफ, ठीक है, वॉन हाफ ने ये कहा था, वॉन हाफ के अनुसार प्रति 10 डिग्री सेल्सियस पर श्वसन दर दोगुनी हो जाती है। ठीक है, श्वसन दर दोगुनी हो जाती है। इसे वॉन हाफ नियम कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही आपसे वो पूछ सकता है प्रभावित करने वाले कारकों में, यहीं से टेम्परेचर से। तो इसी को आपको पढ़ के चलना है। वो क्या कहता है कि भाई इसका जो टेम्परेचर है ना, वो 5 से 30 डिग्री सेल्सियस का होता है। कितना होता है? 5 से 30 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, तो बांटाफ कहते हैं कि यदि हम पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएं तो श्वसन दर कैसी हो जाती है? दुगनी हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? वॉन हाफ नियम। अब कैसे देखो, 5 डिग्री सेल्सियस था, 10 डिग्री बढ़ाओ, कितना हो गया? 15 डिग्री हो गया। तो यहां की रेट कितनी हो जाएगी? दुगनी। अब 15 में 10 डिग्री बढ़ाओ, 25 डिग्री सेल्सियस, और दोगुनी हो जाएगी। 25 में और 10 डिग्री बढ़ाओ तो 35 डिग्री सेल्सियस पे जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो सबसे हाई होती है। ठीक है, अरे 5 से 30 लिखा हुआ है, लेकिन वो कहता है कि 35 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर पे अनुकूलित है इसके लिए, है ना। लेकिन यदि 35 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो श्वसन के जो एंजाइम हैं वो नष्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, 35 से ज्यादा। फिर वहां एक बात और लिखी हुई है कि बहुत ही कम तापक्रम पर, बहुत ही कम तापक्रम मतलब मैं कहता हूं जब माइनस में टेम्परेचर होता है ना, तो उनके जो एंजाइम है वो भी नष्ट हो जाते हैं श्वसन करने वाले। तो निम्न तापक्रम पर यदि श्वसन करने वाले एंजाइम नष्ट हो जाएं तो उनमें श्वसन क्रिया रुक जाती है, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए हम शीत गृह में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शीत गृहों में, कोल्ड स्टोरेज में फल और सब्जियां बहुत समय तक नहीं खराब होती या नहीं सड़ती, क्यों? तो मैं आपको एक सीधा सा आंसर उसका बता दूं
कि निम्न टेम्परेचर पर श्वसन एंजाइम या श्वसन क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, जिस वजह से वो खराब नहीं होते। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन और एक वान हाफ नियम वाला क्वेश्चन आपको यहां से याद रख के चलना है, कर लेंगे आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी हो जाएगा वान हाफ नियम। इतना याद रखना है, पर 10 डिग्री सेल्सियस पर रेस्पिरेशन रेट कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो प्रभावित करने वाले जो कारक है ना, उनमें आप केवल यही देखना। और एक बात और है उसमें मैं बता दूं कार्बन डाइऑक्साइड से, कि जो CO2 होती है ना, कि CO2 किस प्रकार प्रभावित करती है। तो यदि CO2 ज्यादा हो जाती है तो उस समय उसके रंध्र बंद हो जाते हैं और श्वसन क्रिया रुक जाती है ना। तो एक दो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है श्वसन गुणांक, जिसको कहते हैं RQ। क्या कहते हैं, RQ। ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेशन क्यूटेंट है, जिसको हम RQ बोल के चलते हैं, मोस्टली आपको ये याद रखना है, एक तो इसकी परिभाषा और एक उनके कुछ मान। ठीक है, देखो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मुझे समझाना भी बहुत अच्छे तरीके से पड़ेगा, है ना। चलो कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, कोई बात नहीं। सुनो, कल और रिवाइज करा देंगे इसको ना, आप थोड़ा समझो। एक सिंपल सी बात है, श्वसन में निर्मुक्त CO2 व उपयोग की गई O2 के आयतन को RQ कहते हैं। लिख ली परिभाषा। ठीक है, तो बस इतना ही पढ़ेंगे। अरे यार जल्दी चलने में कोई मजा नहीं है, है ना, समझ रहे। ये जो RQ वाला टॉपिक है ना, इसमें मुझे आपको बहुत और बेस्ट देना होगा। मतलब क्या है, इसमें टाइम मुझे लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें पूरी चीज इसके बारे में समझनी है, क्योंकि नीट में और बोर्ड एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो कल की वीडियो में हम एक RQ वाले टॉपिक को करेंगे और अपने चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे, समझ रहे। या फिर यदि आप कहें ऐसा कर लेते हैं हम, मैं आपको एक बात बता दूं कि RQ वाला जो टॉपिक है वो 15-20 मिनट का टॉपिक है, इसको हम ढंग से समझेंगे, है ना, और इसके बाद हम कुछ टॉपिकों का अपना रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, समझ रहे ना। तो बाकी हाँ, नेक्स्ट दिन से ही अपनी चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करते हैं, कल इसको ढंग से समझते हैं ना भाई। ठीक है।